हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम जेडीली कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 में हम लोग जहाँ पे हमने पार्ट 2 में क्लोज किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पार्ट 2 में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें देखी थी उसके आगे हमको आज पढ़ना है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो जितना भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें दिया था उसको कंटिन्यू पढ़ लीजिए, उसके बाद में जो है इसको कंटिन्यू करिए। तो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी क्या थी? ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, इसको हम अगर एक बार देख लें, ये से कनेक्टेड है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बैलेंस रहते हैं। ठीक है, अंदर की साइड में क्या लगता रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और बाहर की तरफ क्या लगता है? उतने ही मैग्नीट्यूड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, अगर आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है, बराबर होते हैं तभी क्या होता है, बैलेंस होता है। वहाँ से एक एक्सप्रेशन बनता है वी स्क्वायर का। यहाँ पे वी क्या होती है? वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की। तो ये एक्सप्रेशन मैंने वहाँ से देखा, निकाला था। उसके आगे जो है प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी है वो यूज़ होती है। तो उसको देखते हैं कि प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या है। प्लैंक्स ने सबसे पहले कहा था कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट का मतलब होती है वो सेपरेट होती है, कंटिन्यू फ्लो नहीं होता है हीट रेडिएशंस का या एनर्जी का। ठीक है, कि वो कंटिन्यू ऐसे ऐसे फ्लो हो, वो कुछ पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो होती है। फिक्स एनर्जी के पैकेट्स होते हैं और उनके फॉर्म में फ्लो होती है, उसको कहते हैं क्वांटा। तो एक क्वांटा की एनर्जी होती है 1 h nu। ओके, एक क्वांटा की एनर्जी जो होती है 1 h nu के बराबर होती है। यहाँ पे क्या लिखा है? दिस मीन दैट एनर्जी अकर्स इन पैकेट कॉल्ड क्वांटा ऑफ मैग्नीट्यूड h/2 pi where h is a Planck's constant. The energy of an electron and orbit that is at angular momentum mvr। ठीक है, तो ये जो क्वांटा होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? h/2 pi के बराबर होता है। तो h/2 pi मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर हमारे किसी भी एनर्जी के या एनर्जी रेडिएशन की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एक ही तो होगा नहीं क्वांटा, वहाँ पे n हो सकते हैं उसमें पैकेट्स। ठीक है, उसमें n पैकेट्स हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पे जो टोटल उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या हो जाएगा? NH/2 pi हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? ये उसके एंगुलर मोमेंटम mvr के बराबर होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर देखो, क्वांटा जो होता है होल नंबर में होता है। ठीक, ये कभी फ्रैक्शन या इंटीग्रल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये होल नंबर में होता है। और यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसके बराबर होगा। और यहाँ से जो एक्सप्रेशन v के लिए आएगा वो क्या आएगा? NH/2 pi mr। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर दो बोथ साइड में। ठीक है, तो बनेगा क्या? ये एक्सप्रेशन बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इक्वेशन हमारी देखो, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, 1.2, इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन, इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि दोनों जगह वी स्क्वायर है। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन आएगा आर का, रेडियस का। तो आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। एंड एच इज प्लांक्स कांस्टेंट। पाई जो होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 3.14। एम जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जेड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, या चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आई, ठीक है, इन अगर हम यहाँ पे बात करें तो एप्सिलॉन जो है हमारा क्या है? कांस्टेंट है। एन स्क्वायर भी कोई नंबर होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। एच स्क्वायर ये भी प्लैंक्स कांस्टेंट है। पाई भी कांस्टेंट है। मास भी पता रहता है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम एन स्क्वायर को देखें, एन स्क्वायर कांस्टेंट नहीं रहता, ये अलग अलग के लिए चेंज होता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। एन स्क्वायर, एन जो होता है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट हो सकती है। जेड भी हमारा वेरी कर सकता है।
तो यहाँ पे हमारे पास दो ही वेरिएबल होते हैं, एन स्क्वायर प्लस जेड। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो जेड वन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज वन होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन के लिए वन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एन स्क्वायर ही वेरी करता है, तो बाकी सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये जो वैल्यू है 0.0529 नैनोमीटर, ये होती है पूरे सिस्टम की वैल्यू, अगर एन स्क्वायर को एक्सक्लूड कर दें, बाहर निकाल दें। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है, इस एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट में ऐसे भी पढ़ते हैं, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.0529, ये एक्सप्रेशन भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक, क्योंकि बाकी जो भी कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट करके हम लोग पहले से निकाल लेते हैं, और ये जो वैल्यू आती है वो नैनोमीटर में आती है, रेडियस की वैल्यू, ठीक है। ये रेडियस होती है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये किस चीज़ की रेडियस है, ऑर्बिट की रेडियस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो इसमें हम जो है नंबर ऑफ सेल्स बदलते रहते हैं, एन इजक्वल टू वन, एन इजक्वल टू टू, यहाँ पे स्क्वायर होता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, दिस गिव ए पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर एन इलेक्ट्रॉन मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड तो लिखा नहीं, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू वन हो जाती है हाइड्रोजन के लिए। इसलिए हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि आर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आर जो होता है वो एच स्क्वायर के, एन स्क्वायर के, सॉरी एन स्क्वायर है, एन है, एन स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द एटम ओनली will only radiate energy when the electron jumps from one orbit to another। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, ऑर्बिट से जब जंप करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी लेके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो एनर्जी लेते हैं, और जब वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट के एनर्जी लेवल में आते हैं तो वो कुछ एनर्जी इमिट करते हैं, इससे यहाँ पे क्या होता है, रेडिएट एनर्जी। ये जो रेडिएट एनर्जी होती है ये तभी आती है जब वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। When the electron jump from one orbit to another, the kinetic energy of an electron is half mv square। ओके, जो जो एनर्जी होती है ऑर्बिट की, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ये एक्सप्रेशन जो है एनर्जी का, इसके बराबर अगर हम दिखाएं, जेड ई स्क्वायर अपॉन एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा जेड स्क्वायर ई की पावर फोर एम अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। If an electron jump from an initial orbit it to final orbit, the change in energy, ठीक है, जब यहाँ से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो अपनी एनर्जी चेंज करेगा। इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है, ठीक है। तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए या कितनी एनर्जी निकालेगा, ये E2 माइनस E1 कर देंगे, ठीक है, E2 माइनस E1 कर देंगे, यहाँ से पता चलेगा उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी, E2 माइनस E1। ये होती है दोनों के बीच में जितनी भी एनर्जी का जो है ट्रांसफर होता है, रेडिएट होती है, E2 माइनस E1। इसी को डेल्टा ई से हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है डेल्टा ई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई। यहाँ से हम डेल्टा ई कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में हमारे पास जो एन वन स्क्वायर है, ठीक है, ये हम अगर आई और एफ दो सेल हैं, अगर हमारे पास जो सेल होती हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल है, ठीक, न्यूक्लियस से, अगर आई सेल से हम एफ सेल में जंप कर रहे हैं तो एफ सेल से में जितनी एनर्जी होगी उससे हम आई सेल को क्या करेंगे, सेल की एनर्जी को माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो एफ सेल की एनर्जी है वो माइनस हो जाएगी आई सेल से, और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा ई का।
तो ये हमारा है एक्सप्रेशन जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। एनर्जी रिलेटेड टू वेवलेंथ, एनर्जी जो होती है हमारी वेवलेंथ से रिलेट करती है, क्योंकि ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है। और एच सी अपॉन लैम्डा के साथ साथ अगर हम लैम्डा को वेव नंबर के फॉर्म में लिखें तो एच सी न्यू बार। सो दिस इक्वेशन सेम फ्रॉम द रेडबर कांस्टेंट। यहाँ पे जो है रेडबर कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, हमारे पास पहले भी एक्सप्रेशन था जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? न्यू बार इक्वल टू रेडबर कांस्टेंट होता था इस जगह पे, इस पूरे जगह पे रेडबर कांस्टेंट होता था, बाकी एक्सप्रेशन सेम था। तो ये जो वैल्यू इसको हम क्या कह सकते हैं, ये रेडबर कांस्टेंट के बराबर है, आर की वैल्यू के बराबर है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आर की वैल्यू के बराबर आएगी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस यहाँ पे रेडबर कांस्टेंट की वैल्यू ये होती एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है 1.097373 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स इन गुड एग्रीमेंट विद द थ्योरेटिकल वैल्यू 1.0। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंट से मिली है। द बोहर थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। द डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी ऑब्टेन बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ एन आई एंड एन एफ इन इक्वेशन 1.4। ठीक है, यहाँ पे एन आई एन एफ की वैल्यू मतलब सेल को चेंज करके, ठीक है, सेल जो है कभी n इज इक्वल टू 1 लेंगे, n इज इक्वल टू 2, या 2 से 3 सेल में जा रहा है जंप कर रहा है, 3 से 4 सेल में जंप कर रहा है, 3 से 6 सेल में जंप कर रहा है, ठीक है, जिस भी सेल से जिसमें भी जा रहा है, ठीक, अगर हम उनको चेंज करेंगे तो हमको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स मिलेंगी, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगी। स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या होती हैं? जो हमारा ट्रांजिशन होता है, ठीक है, ट्रांजिशन के दौरान जो हमारे पास जो रेडिएट एनर्जी होती है उसकी वजह से जो ग्राफ प्लॉट होता है, या कह सकते हैं कि जो हमारा हमको जो है डेटा मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है, उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। यहाँ पे कहा गया है एन एफ इज इक्वल टू 1 एंड एन आई इज इक्वल टू 2 3 4, तो इसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक है, लाइमन बामर प्राश्चन ये सीरीज हमने देखी है प्रीवियस लेक्चर में कि एन इज इक्वल टू 1 होता है तो, और एन आई इज इक्वल टू जो है 2 3 4, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक, ये लाइमन सीरीज दिखाती है, जो कि यूवी रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में इनके जो ट्रांजिशन होते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में ही होते हैं। ठीक है, इनके ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में होती है। एन आई इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो, एंड एन आई एन एफ इक्वल टू, यहाँ पे क्लियर लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एन एफ है, एन एफ इक्वल टू 2 लेते हैं एंड एन आई इक्वल टू 3 4 5 टू इनफाइनाइट, वी गेट बॉमर सीरीज लाइन्स इन विजिबल स्पेक्ट्रम। इस सीरीज के जो ट्रांजिशन होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंडर में आता है। वैसे ही एन एफ इक्वल टू 3 एंड एन इज आई इक्वल टू 4 5 6 के बीच में जब ट्रांजिशन होता है तो पास्चन सीरीज को शो करते हैं। एंड एन एफ इज इक्वल टू 4 से जब हम 5 6 7 में जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कराते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे ब्रैकेट सीरीज मिलती है। एन एफ इजिकल टू 6 से जब हम इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं 7 8 9 टू इन्फाइनाइट, गिव द फुंड सीरीज एंड द वेरियस ट्रांजिशन विच आर पॉसिबल बिटवीन ऑर्बिट और सोन इन फिगर 1.4। ठीक है, इसका फिगर देखते हैं कहाँ पे, सॉरी, ये है हमारा फिगर। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें इस चीज़ को, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले देख लो, यहाँ पे है के सेल, एल सेल, एम एन ओ पी। ठीक है, तो के सेल को हम क्या कह सकते हैं, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट सेल है। ये हो गया 1 सेल, ये हो गया 2 सेल, ये हो गया 3 सेल, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5। तो अब यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे लाइमन सीरीज क्या थी कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाए, या 3 में जाए, या 4 में जाए, या 5 में जाए, ठीक है, या इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है, क्योंकि सेल जो होती हैं इनफाइनाइट होती हैं किसी भी एटम में, तो ये सीरीज जो बनती है वो लाइमन सीरीज बनती है। वैसे ही बामर सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं होती, बामर 2 से स्टार्ट होती, और वो किसी में भी जाए, 2 के बाद वो किसी में भी जाए इनफाइनाइट तक, वो क्या होती, बामर सीरीज होती। वैसे ही पास्चन की बात करें तो 3 से स्टार्ट होती। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए थी, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ठीक है, हमने यहाँ पे गलती करी है, यहाँ पे n इक्वल टू 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता, ठीक है, और यहाँ पे 5। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेम चीज़ है, यहाँ पे 5 होना चाहिए था और यहाँ पे 6। ठीक है,
तो ये जो है एक एक छोड़ के जो है आगे से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो सिंपल सी चीज़ है, सब में सेम हो रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो है रीज़न कैसे डिसाइड होता है, कौन सा अल्ट्रावायलेट है, कौन सा विजिबल है, और कौन सा इंफ्रारेड है, कौन सा नियर इंफ्रारेड है, कौन सा फार इंफ्रारेड है। यहाँ पे जो लाइमन सीरीज होती है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जंप करता है या यहाँ से यहाँ जंप करता है, तो उसका जो वेवलेंथ होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी एक सेशन पढ़ा है, एनर्जी जो होती है इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो मतलब एनर्जी का जो है वेवलेंथ से क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी लगती है उसी के अकॉर्डिंग उसका वेवलेंथ होता हो, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के इज इक्वल टू का साइन लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक। तो एच और सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे लैम्डा डायरेक्टली डिपेंड करता है ई पे। तो अगर जितनी ज़्यादा यहाँ पे भाई यहाँ पे यहाँ जाएंगे ना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, यहाँ से जाएंगे तो एनर्जी जो जितनी एनर्जी लगेगी उसी के ऑर्डर में हमारा यहाँ पे वेवलेंथ भी लगेगा। तो हमारा जो यूवी रीजन होता है उसका वेवलेंथ फिक्स होता है। तो देखते हैं कि जो लाइमन सीरीज में जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं उनका जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट रीजन के ऑर्डर में ही आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में होता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है सारे बॉमर सीरीज का रीजन बटा है कि ये विजिबल रीजन में होगा, बास्टन ब्रैकेट फोन का बटा है कि ये इंफ्रारेड में होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही रीजन जो होते हैं अलग अलग बांटे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे इनको मैंने देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनमेंट्स टू द बोहर्स थ्योरी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।